एवरीवन, बिजनेस स्टडी में हम जितना भी कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं उसका आपको रिवीजन करते रहना है। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही अब करीब आ गई है, इसलिए आपको अपनी स्टडी के लिए अलर्ट रहना है। जितने भी चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं उसे आप अपने रजिस्टर में भी नोट डाउन कर लीजिए। नोट्स के माध्यम से यदि आप एग्ज़ाम समय में, एग्ज़ाम टाइम में प्रिपरेशन करेंगे तो आपका टाइम भी काफ़ी बचेगा और आपको प्रिसाइज जितना आप क्वेश्चन के आंसर लर्न करना चाहते हैं उतने ही होंगे, क्योंकि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है। उस टाइम में आप हर कंसेप्ट को पूरा क्लियर समझ लीजिए और उसे किस प्रकार से लिखना है आपके माइंड में यह एक क्वेश्चन को आंसर का एक फ्रेम तैयार हो जाता है। तो इसलिए अभी आप बिल्कुल सिंसियर रह करके अच्छे से पूरी स्टडी कीजिए, हर एक चैप्टर को पूरा डिटेल में समझ करके और उसे आप याद भी करते रहिए। तो अब देखते हैं हम कि हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर जो हमारे कंप्लीट हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस, सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, थर्ड बिजनेस इन्वायरमेंट, फोर्थ प्लानिंग, फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, सिक्स्थ स्टाफिंग, सेवंथ डायरेक्टिंग, एट कंट्रोलिंग, 9 बिजनेस फाइनेंस एंड 10 फाइनेंशियल मार्केट। अब जो हमारा चैप्टर जो कंटिन्यू है वो है मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट। चैप्टर 11 जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम जितना अभी तक कर चुके हैं वो देख लेते हैं। मार्केटिंग एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट इंट्रोडक्टरी हम देख चुके हैं, इसमें डेफिनेशन भी थी एक जो हमने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है। आप यदि इसे और समझना चाहें तो इसकी प्रीवियस वीडियो आप देख करके और इसे क्लियर कर सकते हैं। मीनिंग ऑफ मार्केट, मार्केट का अर्थ क्या होता है? मार्केट यानी बाजार। बाजार का यहाँ ट्रेडिशनली द टर्म मार्केट इज यूज्ड टू रिफर टू अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर्स मीट फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस प्रकार से जब हम हमारे जितना भी प्रोडक्शन किया हुआ है उसे मार्केट में जब उसे हम किसी एक ऐसे स्थान पर लेकर आते हैं जहां पर उसे बेचा और खरीदा जाता है तो वह मार्केट की श्रेणी में होगा। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब विपणन, विपणन का अर्थ भी हम देख चुके हैं, इसमें डेफिनेशन को भी समझाया जा चुका है। इसके बाद हमने देखा है एक्सचेंज इन द एसेंस ऑफ मार्केटिंग, ये एक शॉर्ट नोट के रूप में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और कंडीशन ऑफ एक्सचेंज, इसके साथ में ही इसे भी आपको अच्छे से समझ के और याद करना है। Who can be marketed, what can be marketed and meaning of marketer, ये दोनों भी आपको मैंने समझाए हुए हैं। तो अब इसके नेक्स्ट मार्केटिंग फंक्शंस से आज हम स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग फंक्शंस, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग फंक्शन। Marketing function refers to a series of specialized activities involved in a marketing of goods and services. Marketing is concerned with exchange of goods and service from producer to consumer in such a way that maximize the satisfaction of consumers' need. Marketing functions can be broadly classified into 3 categories: functions of exchange, functions of physical supply and facilitating function। यहाँ पर एक चार्ट भी आपको बताया गया है, इस चार्ट को आपको बहुत अच्छे से समझना है। इस चार्ट के माध्यम से ही हम फंक्शंस को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग फंक्शन, 3 types of marketing functions: functions of exchange, functions of physical supply and facilitating function। First, functions of exchange में buying and assembling, second selling and dividing। functions of physical supply में transportation, storage and warehouse। facilitating functions research, product planning and development, standardization and grading, packaging, branding, promotion, pricing, financing, risk bearing। तो इस प्रकार से ये जो पूरा चार्ट है इसे इंक्लूड करके हमें मार्केटिंग के फंक्शंस को पूरा अच्छे से एक बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के रूप में इसे प्रिपेयर करना है।
तो मार्केटिंग के कार्यों से आशय क्या होगा कि जितने भी हमारे प्रोड्यूसर हैं, उत्पादक हैं, उनसे लेकर के उपभोक्ता कंज्यूमर तक किसी भी वस्तु का जब हम सप्लाई करेंगे या उसके साथ में जो विभिन्न क्रियाएं करनी पड़ती है, उन्हें विपणन कार्य या मार्केटिंग के नाम से जाना जाएगा। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि एकत्रीकरण करना, वितरण करना, मतलब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, और इन सब कार्यों को यदि कुशलतापूर्वक करने के लिए जिन विशेष कार्यों को और करना पड़ता है सहायक के रूप में, उन्हें विपणन कार्य के नाम से भी जाना जाता है। जो मार्केटिंग के कार्य हैं उनमें मुख्य रूप से संग्रह करना, मतलब कलेक्ट करना, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, सेल, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन, रिस्क वेयर करना और स्टैंडर्ड बनाना, इन सब को शामिल किया जाता है। तो मार्केटिंग का कार्य जो होगा वो प्रोडक्शन, मीडिएटर्स और जो प्रोड्यूसर है, मीडिएटर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, इन सब के द्वारा करवाया जाता है। इस प्रकार जो क्लासिफिकेशन होगा मार्केटिंग फंक्शंस का, उसमें फर्स्ट जो है फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय के संबंधित कार्य, फिजिकल सप्लाई मतलब भौतिक पूर्ति के कार्य, और फैसिलिटिंग मतलब सहायक कार्य। इनमें जो एक्सचेंज के कार्य हैं या विनिमय के कार्य हैं, उसमें बॉइंग एंड असेंबलिंग मतलब खरीदना और उसे फिर असेंबल करना, मिलाना, या प्रोडक्शन करना हो तो वो प्रोसेस पूरी कंप्लीट करना। उसके बाद सेलिंग एंड डिवाइडिंग मतलब फिर उसे बेचना और उसे एक डिस्ट्रीब्यूशन करना। ट्रांसपोर्टेशन में यातायात का पूरा ध्यान रखना कि कौन से साधन से हमारा गुड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भेजेंगे। वेयर हाउसिंग मतलब संग्रहण करना या उसके भंडारण की व्यवस्था करना। जो सहायक कार्य है, फैसिलिटिंग वर्क है, उसमें रिसर्च करना, अनुसंधान करना, प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, उसके विकास के लिए क्या कार्य है, स्टैंडर्ड किस तरह से बनाया जाए और एक माप तैयार करना, उसका फिर इसकी ग्रेडिंग करना, उसे छांटना, उसे ग्रेड देना और पैकेजिंग करना, उसकी पूरी तरह से हम कवर अप करें, उसे पैकेजिंग कहा जाता है। और ब्रांडिंग करना, उसके लिए हम कोई एक ब्रांड नाम दे दें और उस ब्रांड के आधार पर ही हम अपने गुड्स को सेल करें। प्रमोशन करना मतलब और बढ़ाना, प्राइसिंग मतलब मूल्य निर्धारण करना, फाइनेंसिंग करना, उसके लिए वित्त की व्यवस्था करना, और रिस्क बियरिंग मतलब उसके लिए हम जोखिम की भी व्यवस्था रखें। यदि कोई ऐसी स्थिति आती है जब हमें किसी विशेष कार्य को चेंज करना पड़े या समय के अनुसार किसी कार्य में बदलाव हो, तो उसके लिए भी हम तैयार रहें। तो ये सारे मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में समझाए हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में देखेंगे वन बाय वन, एक एक पॉइंट को। तो फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, दिस फंक्शन इंक्लूड्स एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम सेलर टू बायर। अ ब्रीफ नरेशन ऑफ सच फंक्शंस आर एज buying and assembling. Buying refers to the purchase of raw materials for use in production and the purchase of finished goods for the purpose of resale. Efficient and planned buying is necessary for success in marketing. Buying requires right type of goods in right quantity. So purchase manager should consider all the pros and cons in this respect. Goods can be sold at a profit only when they are of right quality and quantity. The another function is assembling. It begins after the goods are purchased. It refers to gathering of product purchased from different suppliers under a common roof. It helps to reduce transportation expenses as goods can be transported in large quantity. तो इस प्रकार से किसी भी वस्तु का जो हम स्वामित्व हस्तांतरण करते हैं, मतलब फिजिकल उसका ट्रांसफर करते हैं, तो वह जो होता है वो एक्सचेंज का कार्य कहलाता है।
यह मार्केटिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। स्वामित्व का हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना, मुख्यतः यह परचेज और सेल के द्वारा होता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है, ब्रीफिंग, वो हम नीचे देख रहे हैं। उत्पादन की, प्रोडक्शन की जो प्रोसेस, उसके लिए सबसे पहले हमें रॉ मटेरियल को कलेक्ट करना होता है। मतलब हम सबसे पहले जो निर्मित मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले क्या वस्तुएं हम बना करके और सेल आउट करेंगे, या किस वस्तु का हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए हम पहले उसको जो रॉ के रूप में परचेस करते हैं, तो सबसे पहले बाइंग किया जाएगा और फिर उसे असेंबल किया जाता है। उसमें हम और कौन कौन सी चीज़ों को मिलाएंगे जिसको कि हम मिला करके और कोई एक प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले उसके असेंबलिंग के लिए सबसे पहले माल को परचेस करते हैं, बाइंग करते हैं, प्रोडक्शन का पूरा प्लान करते हैं और उस प्लानिंग के बाद में फिर हम उस प्रोडक्शन की पूरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब प्रोसेस स्टार्ट कर दी जाती है तो सेकेंडरी जो आता है वो होगा सेलिंग एंड डिवाइडिंग। जब हमारा प्रोडक्ट पूरा बन करके और रेडी हो जाता है और उसे हम अपने उसमें वेयर हाउस में निकालते हैं या फिर मार्केट में सेल आउट करने के लिए जब हम उसे प्रिपेयर करके और मार्केट में लाने के लिए तैयार रहते हैं, तब उसे हम अपने ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बाहर लेकर के आएंगे और उसमें हम सेल करने के लिए और उस डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए मार्केट में हम उसे बाहर लेकर आते हैं। और उसे फिर जब हम डिवाइड करते हैं कि हमें कौन सा माल किस रेट पर, किस ग्रेड में उसे सेल करना है, यह पूरा डिसाइड करने के बाद ही हम उसकी सेलिंग की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इसे देख लेते हैं। सेलिंग एंड डिवाइडिंग। Selling enables business to achieve its objectives by satisfying the needs of customers. Selling means finding the customers and transferring the goods to them in exchange of money. It involves variety of activities like locating buyers, finding out their performance, persuading them to buy the goods, and the term of sale and mode of payment, providing after sale services, the most needed activity. An enterprise may sell goods directly or through wholesaler and retailers. जब हम यह डिसाइड कर लेते हैं कि हमें मार्केट में माल सेल आउट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसको फिर डिवाइड कर दिया जाता है कि हम किस प्रकार से माल को सेल करेंगे। हम हमारे होलसेलर के थ्रू करेंगे, रिटेलर के थ्रू करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट ही कस्टमर्स तक गुड्स को पहुंचाने वाले हैं हमारे प्रोडक्ट को, या फिर हम हमारे मीडिएटर्स को रख करके और उसके द्वारा हम उन्हें कमीशन दे करके और अपने गुड्स को सेल करेंगे। तो जो हमारे खरीदने वाले ग्राहक हैं उनका कौन सा स्थान है, वे जहां पर रह करके हमारे गुड्स को परचेस करने के लिए तैयार हैं, या फिर उनके लिए हम एक मार्केट भी तैयार करें जहां पर कि हम उन्हें सबको एकत्रित करके एक कोई सूचना दे करके या एडवर्टाइजमेंट दे करके और हम हमारे गुड्स को वहां पर सेल करें। तो ये किसी भी तरह से डिसाइड करने के बाद ही सेलिंग की प्रोसेस स्टार्ट की जाती है, तभी हम हमारे फंक्शन ऑफ एक्सचेंज को पूर्ण कर पाएंगे जब हम इस प्रोसेस को पूर्ण कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शन है वो है फिजिकल सप्लाई। फिजिकल सप्लाई मतलब उसकी भौतिक पूर्ति करना। फंक्शंस ऑफ फिजिकल सप्लाई में फर्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात के साधन। यातायात के साधन में हम किस साधन के द्वारा अपने गुड्स को मार्केट में निकालेंगे या कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे, ये डिसाइड किया जाता है।
It refers to the physical movement of goods from the place of production to the place of consumption. It is an essential part of the marketing process. It brings together the producer and consumers who are located in different regions. Actually, it creates place utility by carrying the goods to the place where they are needed most. सेकेंड पॉइंट होगा स्टोरेज और वेयर हाउसिंग. स्टोरेज refers to the process of holding and preserving goods for use in future. For these goods must be properly stored to protect them from fire, theft, damage, etc. Storage creates time utility by bringing the gap between the time of production and consumption. It makes good available for to buyers and when required. It also helps in controlling fluctuations in price by adjusting supply with demand. ये दोनों ही जो पॉइंट हैं, इस फर्स्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन, जब हम किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या वहाँ की जो औद्योगिक प्रगति है, उस वहाँ के बाजार के जो विस्तार हुआ है या जो बहुत बड़े बड़े रूप में जहाँ पे बाजार बनाए जाते हैं, वहाँ की जो दूरियाँ हैं वो हमें ज्ञात होनी चाहिए और उसी के आधार पर वस्तुओं और सेवाओं का हम कुशलतापूर्वक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कौन सी अच्छी जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाएं हैं वो डिसाइड करते हैं. तो जो ट्रांसपोर्टेशन या जो हमारा साधन है उसके आधार पर ही जो कंज्यूमर्स के सेंटर्स होंगे वहां तक हम अपनी वस्तुओं को इजीली पहुंचा सकते हैं. रॉ मटेरियल को हमारी फैक्ट्री तक या फिर फिनिश गुड्स को हमारे कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के जितने भी साधन हैं वो सब ट्रांसपोर्टेशन कहलाएंगे. ट्रांसपोर्टेशन के जितने भी नए नए साधन आए हैं जो डेवलप्ड हो चुके हैं उनके कारण ही बाजार का जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है. इंटरनेशनल लेवल पर तक भी यह पहुंच गया है और साधनों का यदि हम वस्तुओं की सही अगर हमने पहुंच करनी है या सही तरीके से हमें वस्तुओं को कस्टमर्स तक पहुंचाना है तो उसके लिए हमें बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन के साधन का ही परिवहन के साधन का ही चूज करना रहेगा. इसमें जो रेलवे होता है, रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन वो काफ़ी सेफ और सही माना जाता है. उसमें किसी भी तरह से हमारी वस्तुओं के साथ कुछ भी जैसे कुछ डैमेज हो जाना, कुछ क्षति हो जाना, किसी भी तरह की कोई उसमें टूट फूट होना या रिस जाना, जैसे ऑयल वगैरह होता है ये कभी रिस भी जाता है या उसमें उसकी क्वांटिटी में कमी आ जाती है. तो पैकेजिंग यदि अच्छी होगी और हमारा ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो हमें किसी भी प्रकार का लॉस नहीं होगा. इसी तरह सेकंड जो है स्टोरेज, संग्रहण का जो कार्य होता है उसमें वस्तुओं को उस समय से जबकि उसका प्रोडक्शन हुआ है तब से लेकर के और उपयोग किया जाए वहां तक के बीच में हमें वेयर हाउस की आवश्यकता होती है. कुछ वस्तुएं किसी विशेष मौसम में ही उपलब्ध होती है लेकिन वर्ष भर जो उपयोग के लिए हम प्रोडक्शन करते हैं उसका संग्रह करना आवश्यक होता है क्योंकि कलेक्शन जो वेयर हाउस होता है वह दुर्लभ और मौसमी वस्तुओं को लंबे काल तक सुरक्षित रखना ये बहुत जरूरी आवश्यक कार्य हो गया है. आजकल जो कलेक्शन की इतनी अधिक वैज्ञानिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो गई है कि जो बहुत ही जल्दी डैमेज होने वाली वस्तुएं होती है उन्हें लंबे समय तक हम सुरक्षित रखने इसके लिए हमें अपने वेयर हाउस की आवश्यकता होगी और उसे हमें सही एरिया में रखना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके फैसिलिटेटिंग फंक्शन. तब तक के लिए आपके लिए एक होमवर्क है. जितने भी पॉइंट्स आपको बताए गए हैं इन सभी पॉइंट्स को आपको बहुत अच्छे से समझ करके और याद रखना है. इन्हें जब आप याद करेंगे तो लर्निंग के आप वीडियो भी बनाइए और मुझे सेंड कीजिए. और यदि आप लर्निंग की वीडियो नहीं बनाते हैं, याद करके लिखते हैं तो उसकी फ़ोटोज़ खींच कर भी मुझे आप भेज सकते हैं. तो इसे आप मुझे बना करके और भेजिए.
जितना भी आप याद करेंगे, जितना भी आप अपनी स्टडी को इनिशिएटिव लेकर के और अपना काम पूरा करेंगे, तो आपके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। आप अपनी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए आपको एग्ज़ाम टाइम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आप अपनी स्टडी को तैयार कीजिए, अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हमारे मिलेंगे इनके फंक्शंस को लेकर के, तो तब तक आप लर्न करते रहिए और मुझे उसके अपडेट भी देते रहिए कि आपका कितना काम हो चुका है।